नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। यूजीसी गाइडलाइंस 2026 को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जिस तरीके से इसका विरोध हो रहा था और जो इसका टोन था, उससे साफ लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जरूर राहत मिलेगी, और वही हुआ। क्योंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दे दिया था कि उस तक जो आवाजें पहुंच रही है और जो रेगुलेशंस बना है, उसका टोन और उसके जो उसमें व्यवस्था की गई है, उसमें भेदभाव की बू आ रही है। और ये भी बता दिया था कि हाँ, हम इसकी जल्दी सुनवाई करेंगे। आज जब सुनवाई हुई तो मृत्युंजय तिवारी, विनीत जिंदल और राहुल दीवान की याचिकाओं पर सुनवाई हुई और बड़े बड़े दिग्गज वकील उतरे। बात शुरू हुई तो विष्णु जैन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो 3C है उसकी क्या जरूरत पड़ी। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है वो समानता की बात करता है, और जो 15 है उसमें साफ साफ कहा गया है कि जन्म, धर्म, जात, नस्ल के आधार पर, और जन्म स्थान भी उसमें है, कि कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें एक दिव्यांगता जोड़ दिया गया है। तो जब 3E में ये 6 आधार दिए गए हैं तो 3C की क्या जरूरत पड़ी। 3C में सिर्फ SC, ST और OBC के साथ यदि कोई जाति के आधार पर भेदभाव होगा तो उसे जातिगत भेदभाव माना गया है, मानो बाकी किसी के साथ हो ही नहीं सकता। तो इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कई सुनवाई भी की, बीच में टिप्पणियां भी की और कई एग्जाम्पल भी दिए। उन्होंने एक वकील साहब ने सवाल उठाया कि हायर एजुकेशन में सबसे बड़ी समस्या रैगिंग होती है, इससे पूरे रेगुलेशंस में रैगिंग की तो कोई बात ही नहीं है। तो सबने आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या यूजीसी ये भूल गया। दूसरी बात उठी कि क्या वो जो 3C है वो भेदभावकारी नहीं है। तो एक एग्जाम्पल दिया गया, वो सीजीआई नहीं दिया, कि मान लीजिए कि उत्तर का कोई लड़का दक्षिण जाता है और दक्षिण का उत्तर आता है, और वहां पे जब जाता है तो उसके खिलाफ कोई टिप्पणी की जाती है। तो दोनों में से कोई एक दूसरे को नहीं जान रहा है कि ये किस वर्ग से है, तो उस पर जो टिप्पणी होती है, अपमान होता है, उसका इसमें क्या सॉल्यूशन है। क्योंकि इसमें तो जो आपने किया है वो जाति के आधार पर किया है, क्या सॉल्यूशन है। सन्नाटा। फिर मामला आया हॉस्टल का। हॉस्टल का ये मामला आया कि जो SC, ST है उनके लिए राज्य सरकारें जो है वो अलग से हॉस्टल बनवाती है। तो जज साहब ने पूछा कि SC, ST में भी एक क्लास ऐसा हो गया है जो बहुत ही समृद्ध है और ऊपर पहुंच गया है, हायर लेवल पे। तो ये आप किस जमाने में जीना चाहते हैं, कहां जीना चाहते हैं, और SC, ST का हॉस्टल क्यों अलग होना चाहिए। एक तरफ आप समानता की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ अलग से वर्ग गढ़ रहे हैं, जाति गढ़ रहे हैं। कहां तो इंटर कास्ट, ये भी बात हुई है, इंटर कास्ट मैरिज के जरिए कास्टलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जातिगत खाई इतनी चौड़ी कर रहे हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात आई, हॉस्टल वाली बात बहुत गंभीर थी और उस पर उन्होंने बहुत सीरियस कमेंट किया। तीसरी जो सबसे गंभीर बात आई कि यदि जनरल कास्ट के किसी छात्र या छात्रा के साथ कोई अपमानजनक व्यवहार होता है तो फिर वो कहां जाएगा, कहां शिकायत करेगा। इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है। मतलब जनरल कास्ट को बाय नेचर अपराधी मान लिया गया है कि बस वही कर ही सकता है, वो इसी के लिए पैदा ही हुआ है, दूसरे का शोषण करने के लिए, अपमान करने के लिए। फिर ये भी सवाल उठा कि जो गलत शिकायत करता है, फेक शिकायत करता है, तो फिर इसमें कहां प्रोविजन है कि उसके खिलाफ एक्शन होगा। नहीं, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कोर्ट में कि यूजीसी जो पूरे देश के हायर एजुकेशन की नीति निर्धारक स्वायत्त संस्था है, विनीत जोशी उसके चेयरमैन हैं, उसने ये रेगुलेशंस बनाए हैं, कहीं से नहीं लग रहा है क्या सोच के बनाया गया। और इसी बीच में कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह, जो कि
शिक्षा, महिला, बाल, खेल संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जहां पर कि ये मामला गया था, उन्होंने भी एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। उन्होंने कहा है कि जो दो ये व्यवस्था इसमें जोड़ी गई है, उसकी सिफारिश उनकी स्थायी समिति ने नहीं की थी। कौन कौन सी? फेक कंप्लेंट करने पर एक्शन ना होना, इसकी उन्होंने सिफारिश नहीं की थी। ये यूजीसी ने अपने मन से उसको हटा लिया। और बैकवर्ड वाले पे उनका कहना है कि जो इक्विटी कमेटी बननी है उसमें बैकवर्ड को रखने को कहा था, न कि आपने जहां जोड़ा वहां पर। और अलग से इन तीनों के लिए कोई बात नहीं हुई थी। उनका कहना यह कि इन दोनों जिन दो व्यवस्थाओं पे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन है, इसके बारे में संसदीय समिति ने कुछ नहीं कहा था, ये यूजीसी ने अपने मन से जोड़ा है। अब भला बताइए कि क्या यूजीसी अपने मन से ऐसी व्यवस्था जोड़ सकती है जिसका टोन ही भेदभावकारी हो, जिसका इंटेंशन ही साफ लग रहा है जैसे कि जनरल कास्ट को फंसाने के लिए जनरल कास्ट कोई अजूबा है, जो कि बाय बर्थ जो है अपराधी होता है और दबंग उसका स्वभाव होता है, बेइज्जत करना उसका काम होता है। इस तरह का आपने पूर्वाग्रह ग्रस्त कानून का टोन बना दिया, रेगुलेशन का टोन बना दिया। कोई जवाब नहीं था। फिर क्या 3 बड़ी बातें, इसके बाद ये सब तो पूछा ही पूछा, उसके बाद कहा एक एक्सपर्ट की कमेटी बनाई है, यानी कि क्या इसको कूड़े में डालिए, ये कूड़े में डालने लायक है। दूसरी बात, क्या ड्राफ्ट को चेंज किया जा सकता है? पूछा है केंद्र सरकार और यूजीसी से, ये जो आपने बनाया है क्या इसको चेंज किया जा सकता है? बिल्कुल चेंज किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम है पूछना, इसलिए उसने जो है सीधे सीधे ये नहीं कहा कि जो आपने ये रेगुलेशंस बनाए हैं ये कूड़े में डालने लायक है। बस उसको घुमा फिरा करके अच्छी भाषा का इस्तेमाल किया कि क्या ड्राफ्ट को चेंज किया जा सकता है। एक बात, एक्सपर्ट की कमेटी बनाइए, यानी कि अभी तक जो काम हुआ है वो महा थर्ड क्लास का हुआ है, वो किसी लायक नहीं है। आप लोगों ने बात को समझा ही नहीं और फिर उसको रोक दिया कि जो 2012 का रेगुलेशंस पहले से चल रहा है उसको अभी चलने दीजिए और ये जो है नियम नए तरीके से बनेगा। उसका टोन ये है, जो आपने किया है वो जो है नहीं लागू किया जा सकता, क्योंकि इससे भेदभाव की खाई जो है वो चौड़ी हो जाएगी और इतने महीने में ही हो जाएगी। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सॉलिसिटर जनरल ने टाइम ले लिया कि ठीक है हम जवाब देंगे। अब इसके बाद जो है 2 और महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो ये कि यूजीसी ने अपने मन से ऐसा किया होगा, क्योंकि बहुत जबरदस्त परिवर्तन हुआ है। मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि यूजीसी ने अपने मन से किया होगा। निश्चित रूप से इस पर पॉलिटिकल लीडरशिप का कहीं ना कहीं से इशारा रहा होगा। तो जो दूसरा सवाल उठ रहा है वो ये है कि मोदी सरकार ने ऐसा क्यों किया? कुछ तो सोचा होगा, बिल्कुल सोचा। मोदी सरकार बहुत बढ़िया से जानती है कि ओबीसी के कई तबके हैं जो उसको वोट नहीं देते हैं और ओबीसी को साधना है, क्योंकि लंबे समय तक आप यूं ही नहीं जीत सकते बिना उनके समर्थन का, क्योंकि उनकी संख्या भारी है। बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ओबीसी को उसमें लिया दिया गया और वो ये भी जानते हैं, रविशंकर प्रसाद उस संसदीय समिति में थे, कानूनविद हैं, तो बड़े वकील हैं, उनको पता है कि जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज होगा वैसे ही ये जो है इसके धुर्रे उड़ जाएंगे, ये टिकेगा नहीं सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि जहां से मौलिक अधिकार शुरू होते हैं आर्टिकल 14 और 15 जो समानता की बात करते हैं, जो इक्वल प्रोटेक्शन की बात करते हैं, समान संरक्षण मिलेगा कानून का, कानून के सामने सभी समान और सबको समान संरक्षण, बहुत बढ़िया से पता था। लेकिन जानबूझ के इसलिए जोड़ा कि इससे क्या हुआ कि आपको जो पॉलिटिकल मैसेज देना था वो पॉलिटिकल मैसेज आपने दे लिया कि भैया हम सिर्फ एससी एसटी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम ओबीसी के भी बारे में सोच रहे हैं, हम आपके खैरो ख्वाह हैं। लेकिन मोदी सरकार ये भूल कर गई कि जो आपका कोर वोटर है सवर्ण, उस पर क्या गुजरी और वो कितना नाराज हुआ, क्या आप उसकी भरपाई कर लोगे? ये राजनेता और राजनीतिक दल है वो ये सोचते हैं कि समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे ये यादें धूमिल हो जाएंगी और गाड़ी अपनी पटरी पे आ जाएंगी। उन्होंने अपना संदेश दे लिया, लेकिन देखिएगा दोनों मामलों में गलत साबित होंगे। इनको ओबीसी वोट करेगा जो नहीं करता है, और दूसरी बात कि जनरल कास्ट ये बात भूल जाएगा,
बिल्कुल नहीं। और जो आंकड़े आ रहे हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, उसमें तो दलितों का सबसे बड़ा शोषक ओबीसी ही निकल रहा है। ओबीसी की कई ऐसी जातियां हैं जो दबंग मानी जाती है, प्रभावशाली मानी जाती है। सबके बारे में ना कहा जा रहा है, क्योंकि हर जाति में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, इसलिए किसी को अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां के जो आंकड़े हैं 81% के हैं, तो जो उनके खिलाफ जितने मामले हुए हैं उसमें 81% बैकवर्ड क्लास से लोग हैं। तो ये मोदी सरकार ने सोची समझी रणनीति के तहत किया। अब इंदिरा जयसिंह, जिसकी इस पूरे मामले में एक तरह से केस की धुरी है और उनके बारे में पता है कि वो कैसे मामले लड़ती है, वो भी थी कोर्ट में। तो उन्होंने कहा कि हमारी भी बात सुन ली जाए, क्योंकि उन्हीं के पिटीशन पे ये सुनवाई हुई थी, 2019 से शुरू हुई थी। हुआ ये था कि रोहित वेमुला और पायल तडवी के 2 केस हुए थे, जिसमें ये कहा गया कि शोषण से, अत्याचार से जो दमन होता है, उसके वजह से इन दोनों ने सुसाइड कर लिया। तो उनकी माएँ पहुंची सुप्रीम कोर्ट। इंदिरा जयसिंह ने केस को लिया अपने हाथ में और सुप्रीम कोर्ट में याचिका हुई। याचिका में 2019 के बाद चलता रहा ये मामला। 2025 के जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि देखिए इसमें क्या कुछ किया जा सकता है केंद्र सरकार से और ईजीसी से। बस जो कहा गया कि देखिए इसमें कैसे इसको ठीक किया जाए सिस्टम को, ताकि शिकायतें ऐसी ना आए। इन्होंने क्या किया कि इसको मौका समझा और उसकी आड़ में ऐसा रेगुलेशन जारी किया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। दिग्विजय सिंह चूंकि उस कमेटी के अध्यक्ष थे, तो एक दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी बात रही कि दिग्विजय सिंह की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है। सो उन्होंने आज लंबा चौड़ा पोस्ट लिख करके बता दिया, भैया इन बातों के बारे में तो कमेटी ने कहा ही नहीं था, आप जानो और आपका काम जाने। अब ये देखना है, दिलचस्प रहेगा केंद्र सरकार, क्योंकि दोनों को नोटिस हुआ है, यूजीसी और केंद्र सरकार, जब 19 मार्च को सुनवाई होती है तो क्या जवाब दाखिल करती है और क्या कहती है, और जो एक्सपर्ट कमेटी बनाने की बात हुई है उसमें कौन कौन शामिल किए जाते हैं, और ये जो बना है इसमें क्या क्या सुधार होता है। तय मानिएगा बहुत जबरदस्त इसलिए होगा, पूरा ये सब कुछ चेंज होगा, क्योंकि इसका टोन ही एकदम अलग है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।